This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं जनाब सुबह सुबह वो होते हैं कारोबार, सनत, बिज़नेस, फाइनेंस, हमारी मुकामी स्टॉक मार्केटें, बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केटें, तेल की मंदी, फ़ॉरेन एक्सचेंज और डेली टाइम्स की शेयर सुर्खियाँ। इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू रहती है। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जनाब वाला मुआवनत करते हैं मेज़बानी के अंदर जनाब जुनैद गुल साहब। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। वेलकम जुनैद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैन यू सी मी? या गुड मॉर्निंग नाज़रीन। नाज़रीन को अब बाज़ाब्ता तौर पर मेरी जानिब से आदाब अर्ज़ है और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब वाला स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर अगेन डाउन, बट द एशियन मार्केट्स लाइक अदर मार्केट्स आर गोइंग अप। अगेन वो एक इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ना चल रहा है। कल दबाव का शिकार तो रही है। पहले गेस्ट हमारी आए थे, उनसे मैंने ये चीज़ पूछी थी, तो ये ही कुड एक्सप्लेन। वो स्टॉक मार्केट के थे कि मैंने कहा वो ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, तो मतलब व्हाई, व्हाट इज़ द कनेक्शन? So I think our local domestic issues are more relevant right now to the stock market. वही लोगों को मैं समझाता रहता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को, फिनोमेना को समझना है तो आप EMH EMT ज़रूर पढ़ें, इंटरनेट पर चले जाएं। मैं यहाँ को प्रोफेसर तो हूँ नहीं कि आपको अब टेलीविज़न के ऊपर ये चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और एफिशिएंट मार्केट थ्योरी पढ़ लें आप। अगर आप दाई नहीं भी हैं तो शायद आप कुछ चीज़ों को समझ जाएंगे। अच्छा, ये मुख्तसरन आपको बता दूँ, लोगों ने बोला ये जो आप इतनी गहरी गहरी गाढ़ी गाढ़ी बातें करते हैं, इसके माने क्या हैं? दरअसल ये पहले भी मुख्तसरन ये बताऊंगा कि यूजीन फामा साहब जिन्होंने इस पर तहकीक की थी जनाब वाला, कुछ जो मैंने अखज़ किया है जो कुछ वो ये है कि इसका जो अर्क अगर निकाला जाए, इसका क्रक्स अगर समझने की कोशिश की जाए तो वो ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसे तब बनेंगे जब तुक्का लगाओगे या फिर जब रिस्क अज्यूम करोगे। अब इसको मानते हो या नहीं मानते हो ये एक अलहदा बात है, ये एक सोच है, एक फ़िक्र है, आपकी राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जो EMH EMT का जो क्रक्स मैंने आपको निकाल के दिया है वो आप पढ़िएगा इस बारे में। बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, जिसमें बहुत मारूफ दुनिया जहाँ के जनाब सरमायाकार भी हैं, लेकिन एक इसका मैंने आपको बता दिया, तुक्का यानी बाय चांस, अंग्रेज़ी में जिसे आप कह लीजिए, या बाई लक कह लीजिए, कुछ लोग इसे लक भी कहते हैं। जब लक आ जाती है तो फिर सुपरस्टिशन भी आ जाती है। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग ऐसे देखें, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप कह रहे होंगे क्या गाड़ी लोग बोलते हैं ना, गाड़ी बातें करते हैं यार आप प्रोफेसरी नहीं, इसके माने आपको बता दिए मैंने कि या स्टॉक मार्केट में पैसे बनेंगे जब आप बाई चांस या फिर आप जब रिस्क अज्यूम करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा क्रिकेट के खेल से मुशाबिहत देता हूँ स्टॉक एक्सचेंज को। वैसे क्रिकेट के अंदर क्या बना? आई एम मोर ऑफ अ नंबर्स एंड फैक्ट्स। मैं तो ये कहूँगा स्टॉक मार्केट, हालांकि मुझे आई हैव नेवर बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इन स्टॉक्स एंड एनीथिंग, बट मेरा अपना ख्याल है काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो काफ़ी एनालिसिस रिपोर्ट्स दुनिया भर में, पाकिस्तान दुनिया भर में, पाकिस्तान का ना कहना मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं, हर जगह होता है। एंड आई थिंक देखें इसमें हमेशा एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ होता है, मेरा उससे बड़ा क्लियर टेक है, यू हैव टू नॉट बिलीव व्हाट इज रिटन ओवर देयर, दोज रिपोर्ट्स आर बेसिकली फॉर एनालिसिस एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जैसे आपने सही कहा कि इट हैज़ टू बी हाई रिस्क टेकिंग एज वेल एंड सम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्लस स्पेकुलेशन एंड प्लस एक्सपीरियंस इन द मार्केट। आई थिंक ऑल पुट टुगेदर यू हैव टू मेक अ डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। लेट मी से समथिंग वेरी हार्श। स्टूडेंट्स जो हैं, जो बहुत सारा वक्त गुजारते हैं फाइनेंस पढ़ने में और ये वो यूनिवर्सिटियों के अंदर, ये जो किताबें पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल, इनमें से 20% भी नहीं। सही आपको बात बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं ना, हम जब करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर या जब करवाते भी हैं तो सोचते, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर फलां रेशियो तो निकला नहीं, फलां रेशियो तो निकला नहीं, तो हम कहते हैं यार छोड़ दो। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें से बहुत कम जो चीज़ें हैं वो इंसान को समझ में आती हैं। एक और मज़े की बात भी आपको बताऊं, ये लोकल बोल रहे थे कि जी आपने वो कैपिटल बड़ा भौंडा सा आपने फार्मूला बता दिया। खैर बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोग उसके मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे स्कूल ऑफ थॉट से करीब करीब हैं, लेकिन मसला ये है कि वो फार्मूले पाकिस्तान में अप्लाई कब होंगे? जब कंपनियाँ डिविडेंड नहीं देती। जब कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? फिर फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे। फिर वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमने टकरे मारी थी ना फार्मूले लिख लिख के, सर वो A+B होल स्क्वायर जो है ना, जो अब सारी दुनिया को भूल गया, ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। मैं आपको एक मुख्तसर सी बात करूँगा,
पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस पर फोकस नहीं करता। एक इंडियन फिल्म आई थी पड़ोसी मुल्क की, आपको याद होगा, उसका नाम था 3 इंटेलिजेंट्स, नहीं क्या नाम था 3, खैर नहीं वो जो भी फिल्म थी, हाँ मतलब दैट रिप्रेजेंट्स एजुकेशन सिस्टम। हम क्या करते हैं, रट्टा लगाओ और जी लिखे जाओ, बगैर समझे, बगैर एप्लीकेशन के, कोवैलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम, ये भूल गया ना सब कुछ। व्हाई वी हैव फॉरगॉटन इट? बिकॉज इट्स नेवर रेलेवेंट। हमें सिर्फ बच्चों को वो तालीम देनी है जो कि रेलेवेंट हो। हमारे जैसे मुल्क के अंदर जहाँ एम्प्लॉयमेंट पहले खत्म है, वहां पे आप फिजिक्स केमिस्ट्री की वो चीजें पढ़ा रहे हो जो जिंदगी में कभी उसने अप्लाई नहीं करनी, तो या नाम मुझे बताओ। मेरा थोड़ा सा वो है, नहीं आप इख्तिलाफ करें जरूर, थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है इसमें कि जो केमिस्ट्री या फिजिक्स है ना, बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ द करिकुलम बिकॉज यू नो इट ब्रॉडन्स योर mindset and your horizon of looking at things. ये periodic table तो humanities पढ़ाओ ना, जो आपकी चॉइस है ना, जिस आपकी चॉइस है what you want to do in life। अगर किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज में, तो यू मस्ट गो फॉर ह्यूमैनिटीज। जिसका साइंस में वो साइंस पढ़ेगा, एंड देन आगे जाके देखिए, मैं बात बताऊँ, हमारे जो मेन प्रॉब्लम है ना वो काउंसलिंग एंड गाइडेंस का है। हमको बच्चे को, हम मतलब व्हेन वी वर यंग स्पेशली, अब तो आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत लकी है कि उनको गाइडेंस हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीख के अपने बच्चों को थोड़ा बेहतर। हमारे ज़माने में देयर वर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, तो हर कोई एक रैट रेस पे लगा हुआ था, तो उस वक्त तो एप्लीकेबल थी ये चीज़। बट आई थिंक नाउ विद इंटरेस्ट एंड the aptitude of the kid, you are guiding them. So I think all these things are important for human brain development and everything. और ये जो मतलब ये इसमें मुझे chemistry has always been my weak link. मगर periodic table, bonding, ये वो सारी चीजें जो है, ये मतलब पढ़ के you are good at bonding. अब याद है exactly. थोड़ा सा दिमाग चलिए आप ये सर बॉन्ड से मेटलर्जी केमिस्ट्री बड़ी करीब होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्टील मिल के बारे में आज एक थोड़ी सी रिपोर्ट है अखबार में, हमारे डेली टाइम्स में। देखिए स्टील मिल जो है ना, एक बहुत ही ह्यूज 4.5 किलोमीटर 2.8 माइल का जो है उसका कन्वेयर बेल्ट है, जो कि जहाँ पे चिड़ियों ने और परिंदों ने वहाँ पे घोंसले बनाए हुए हैं। जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो बेचारे वहाँ फिर रहे होते हैं। 1 साल से जो है पिछले वो प्रोडक्शन वहाँ पे बंद है, वहाँ के फर्नेसेस खाली पड़े हुए हैं। एंड ये वो हमारी असासा है कौम का, जो कि 1970s में इट यूज्ड टू बी द प्राइड ऑफ पाकिस्तान व्हेन रशिया इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान एंड दे स्टार्ट बिल्ड अप दिस थिंग। सर इस पूरे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो स्टील मिल के नाम से पाकिस्तान स्टील मिल, ये 1.1 मिलियन टन एनुअली प्रोड्यूस कर सकता है स्टील, विच यूज्ड टू केटर टू हाफ ऑफ कंट्रीज डिमांड। उसके बाद चाइना हमारा दोस्त तो बड़ा अच्छा है, बट चाइना की प्रोडक्ट्स को उन्होंने आने दिया पाकिस्तान के अंदर। उसकी डिमांड हम जो भी बिकेम नॉन कम्पैटिटिव, जो पाकिस्तान स्टील की प्राइस है, हम लोग प्रोडक्शन फैसे हमारे जो उसकी वजह से हम लोग के जो स्टील मिल है वो बिल्कुल बाहर हो गया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। वो ऐसा ऐसा ख़राब होता चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट स्टार्टेड इंजेक्शंस ऑफ बेल आउट पैकेजेस। तो 2006 से अब तक $2 बिलियन मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं हम दे चुके हैं, एंड दिस इज़ इनफ, अब इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। जो CEO साहब हैं करंट स्टील मिल के, मुझे पढ़ के लगा कि आई थिंक इज़ अ वेरी विजनरी एंड अ वेरी केपेबल मैन। वो कहते हैं इस प्लांट की जो कैपेबिलिटी है, इट कैन गो टू 3.3 मिलियन टन्स इफ इन्वेस्टेड प्रॉपर्ली इन मशीनरी and furnaces and you know all the infrastructure। जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, उसमें सिर्फ इन्वेस्ट करके उसको आप अच्छा मजे, हम लोग न्यूक्लियर पावर है। A nuclear power country cannot run a steel mill. It's funny, you know what I'm trying to say। मतलब एक आप न्यूक्लियर पावर बन गए बट आप स्टील मिल नहीं चला सकते, इलॉजिकल, साउंड्स इलॉजिकल। उसके बाद ये जो इसको बेचना चाह रहे हैं जो हमारे प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है, इसको जो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है वो $900 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके वो, जबकि जो मार्केट जो उसको एक सेंटिमेंट है वो $100 मिलियन से देने पे कोई राजी नहीं है इसको। सही है जी, $100 मिलियन और इनकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस 900 मिलियन है वो। उसके बाद ये कहते हैं कि जब कोई बायर नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं, सिंध गवर्नमेंट को पहले ऑफर करते हैं। सिंध गवर्नमेंट से गवर्नमेंट नहीं चल रही, वो स्टील मिल कैसे चलेंगे? ठीक है, आई एम वेरी ब्लंट बट आई एम सॉरी बिकॉज ये नेशनल खासे की बात है। अच्छा उसके बाद वो सिंध गवर्नमेंट जो CEO साहब इसी खबर में लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट आई थी विजिट करने के लिए साइट का। अब मैं ये सोच रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट से कौन गया होगा विजिट करने के लिए? टू असेस द वैल्यू ऑफ स्टील मिल यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल एक्यूमेन एज वेल। तो मैं सोचता रहिए, मुझे समझ नहीं कौन गया होगा वहाँ से। If you can come up with the name. No, I know the name of उसके बाद though they are sending, but that person might be in a lot of hot. उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो आए कहते हैं और वो हमसे सारे फाइनेंशियल किताबें लेके चले गए और उसके बाद they never came back। अब उसके बाद से ये जो इतनी बड़ी एक हमारी कौमी असासा है, ये डोलड्रम से पड़ा हुआ है, it's just lying down like that।
इसको कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि इसमें पोटेंशियल बहुत है। अगर इसमें खुद से इन्वेस्ट किया जाए या कोई जॉइंट वेंचर करें या कोई सीरियस थॉट इसमें दी जाए। मौका मिला है काफी दफा इस पर प्रोग्राम करने का भी। अच्छा। और जिन साहब का आपने नाम लिया उनके साथ भी इसी मौजू के ऊपर बहस करने का मौका मिला, वो भी टेलीविजन के ऊपर, वो प्राइम टाइम के ऊपर। लेकिन सर जॉब लॉस मकसद क्या है? अराउंड 7,000 वर्कर्स की जॉब इज एट स्टेक इफ वी क्लोज दिस डाउन एज वेल। Actually the future of millions of Pakistanis is at stake if we keep it open, if we keep it running in the way that it's running. प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में मसला ये है कि ये मशीनरी, ये तरीक़ाकार, ये प्रोसेस बहुत सीधा हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टील मिल की अट्रैक्शन है वो उसके अंदर मौजूद रियल एस्टेट है, उसकी रियल एस्टेट है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये प्लांट किसी भी तरह कोई भी जोर, कोई भी कुछ भी कर ले, इसको एफिशिएंट नहीं बनाया जा सकेगा विद इट्स करंट प्रोसेस। नहीं तो nobody can do that, but whoever buys it he has to invest। तो जब कोई और इन्वेस्ट करता है, हम खुद जो हमने $2 बिलियन वैसे लगाए थे वो हम इसमें इन्वेस्ट करके उसको मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करते हैं, जस्ट बेलिंग इट आउट। वो आए होंगे, करप्शन के इल्ज़ामात भी लगे, बदउनवानियाँ बेज़ाब्तियाँ बहुत होती हैं हमारे मुल्क के अंदर, और हमेशा हमारे यहाँ यही होता है कि पाकिस्तान स्टील के बहुत सारे साबका अहदेदार जो होते हैं उनके ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और करप्शन तो खैर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पूरे मुल्क के अंदर एक मसला बन चुका है, जैसे हमारे एक एंकर ने कॉइन की थी टर्म इकोनॉमिक टेररिज्म, लेकिन आजकल ज़रा उनका इकोनॉमिक टेररिज्म के ऊपर मुंह बंद हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने उन्हीं के पास ही जब जाके बैठना पड़ जाए तो इंसान रोटी कहाँ से खाए और तनकीद किस पे करे। वो एक कहावत है, जिस थाली में खाना उस थाली में छेद नहीं कर सकते। खैर ये देखे ना, देखो मैं एक छोटी सी आपको बात करता हूँ। लोग कहते हैं कभी कभार आप बड़ी सख्त और तल्ख बातें कर देते हैं, आप भी तो इसी जो है वो चीज़ से मंसूब है। मुख्तसरन मैं इतनी सी बात करूँगा कि स्टील मिल आपकी जो है उसके अंदर आप बोल रहे हैं ना कि दोबारा से देखें कि नया बंदा आया, उसने नई स्टील मिल लगाने की सोची। आपके मुल्क के अंदर स्टील मिल का काम अब कारआमद नहीं रहा, बल्कि आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं रहेगी कुछ अरसे में। जिस तरह की रिवायात आपने अपना रखी, मैं देखें कड़वा कड़वा जो है थू थू इंसान कर देता है, मीठा मीठा हप हप कर लेता है, कड़वा कड़वा सुन लेना चाहिए। सच बात यह है कि जब तक आपका एनर्जी का प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, आप इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं सर पाकिस्तान के अंदर, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि कानूनी तौर पर मैं उनको अगर चैलेंज करूँ तो मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि मैं साबित करके दिखा दूँ। वो भी तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, भले मोटरसाइकिल किसको मिल जाए। लेकिन इसकी रिलेशनशिप पीआई से काफी मिलती जुलती है। इट हैज एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ $3.5 बिलियन। जो भी लेगा वो लॉसेस तो नहीं लेगा, वो गवर्नमेंट को पार करने पड़ेंगे। सर आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री बिजनेस नहीं चल सकते। दोबारा से आप बोलेंगे अली आप उल्टी बात करते हो। सर आपके मुल्क में विजनरी लोग नहीं है, आप मान जाओ मेरी बात, आपके इन तिलों में तेल ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते। बात नहीं है। आई थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड विजनरी पीपल अवेलेबल, वी जस्ट नीड टू यूज देम। अब ये I think we have a lot of smart talkers in this country. नहीं, मैं अब आपको बड़ी, I'll be very frank. I think there are a lot of smart talkers in this country, but we have very few doers. We need doers. We need someone like Ford. We need someone. मैं आपको frankly बात बता रहा हूँ, हमारे पास है नहीं सर, हम ऐसे ही कहते रहते हैं। पिछले 60 साल से गलत हाथों में रहे हैं as far as the governments are concerned। मैं तो बड़ा क्लियर बोलूँगा, स्पेशली जो जमहूरी, मतलब लोग बुरा मानते हैं कि जमहूरियत को बुरा ना बोले, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ विजनरी पीपल अवेलेबल सर, ऐसी बात नहीं है। एंड देयर आर पीपल हु कैन, एक जो बड़ा सर, they are visionary people, I'll ask you something, one thing, अगर किसी जौहर में, अगर किसी मेटल में, अगर किसी जैम के अंदर चमक और शाइन और वैल्यू दुनिया उसको उठाती है, आपके बंदे को क्यों नहीं उठाती? आप क्या हैं, मैं सच आपको बात बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं यार तुम आके हसन निसार की तरह सुबह में तकरीर करके चले जाते हो, चीखो पुकार करके, और कहते हो ये नहीं है वो नहीं है तो यार दुनिया उठाती है यार। जो अर्जुन पंडित को क्यों उठा लिया सिटी बैंक? आपका शौकत अजीज लगा रहा, दीवारों से टकरे मारता रहा, उसको क्यों नहीं रखा? सर नंबर 2 और नंबर 1 में बहुत बड़ा फर्क होता है। भी एक बात बोली थी, शौकत अजीज और मुशर्रफ में बड़ा फर्क था। इसके रेमिफिकेशंस जो है ना, इट्स मोर देन द एक्सपर्टीज। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ऑफ एनी वन पाकिस्तानी इन 500 फॉर्च्यून 500 कंपनी, डू वी नॉट हैव? उसकी वजह सिर्फ लैक ऑफ स्किल्स नहीं है सर, उसकी वजह लैक ऑफ विजन है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं। लैक ऑफ फॉरेन पॉलिसी सर, सिंपल। सर देखें, किसी फॉरेन कंपनी का सीईओ बनना लैक ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहां से हो गया यार? इसका तो मेहनत से ताल्लुक है। नहीं सर, मेरी बात सुने, जब एक कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द वर्ड सिटी बैंक।
जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो उसका एक लेवल के ऊपर जाके गवर्नमेंट के साथ एक जो है ना कनेक्शन होता है, वो जिस मुल्क में उसका हेड ऑफिस होता है, एंड देन दे हैव टू गेट डिक्टेटेड एट सर्टेन लेवल बाय दोज थिंग्स एज वेल। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग आर मच बेटर देन इंडियंस, इफ नॉट द सेम कैलिबर, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो लोगों का वहाँ पे उस लेवल पे ना होने की वजह ये नहीं है कि हम काबिल नहीं हैं, हम लोग बहुत काबिल हैं सर। मैंने 10-12 साल दुनिया में बाहर काम किया है, एंड आई हैव सीन द पोटेंशियल माई सेल्फ विद माई ओन आइज। और ये कि जो एक टॉप पोजीशन वाली बात है, उसकी रेमिफिकेशन सर वो है ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी, और जिस तरह से हम दुनिया में अपने को प्लेस करते हैं, दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल लाइक योरसेल्फ एंड माई सेल्फ। मैं आपके राय का एहतराम करता हूं, लेकिन कतई इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, आई स्टैंड बाय योर राइट टू से इट, लेकिन आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपके यहाँ सोना निकल आया था, वो कौन सा था? रिको डिक में। नहीं सर, रिको डिक में अगर आपके यहाँ सोना निकल आया था, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। नहीं, मैं आपको मिसाल एग्जांपल नहीं, मैं सर आई वांट मिक्स फायर विद वाटर। सुन तो ले, मेरी खादिम की बात तो सुन ले। अगर चांद पे इतना सोना निकल आता ना, जितना इस मुल्क के अंदर भंगड़ा डाला कि रिको डिक में सोना निकला है, यकीन करें आज स्पेस शटल लेकर वो लोग चांद पे पहुंच जाते। ये सब इधर उधर की उड़ाई हुई बातें होती हैं सर जी। सच बात यह कि इन तिलों में तेल नहीं है सर, इन तिलों में तेल नहीं है। इट अगेन बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग कि एक हमको जो है ना, क्या कहना चाहिए, हाउ डू यू, एक मॉडर्न वर्ड समझ नहीं आ रहा यार, एक अच्छी लीडरशिप चाहिए। That's it. सर हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, जो कि हमें साबका अदवार के अंदर कुछ लोग बोलते हैं मिली भी, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, टू अज्यूम लीडरशिप यू रिक्वायर सर्टेन क्वालिटीज दैट आर वेरी यूनिक, एंड वन ऑफ देम इज बॉन्डिंग, एंड वी डोंट बॉन्ड व्हेन वी गो अब्रॉड, वी लिव एन आइसोलेटेड लाइफ। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन आपका पूरा जाविया सुनेंगे, क्योंकि एक तरफा गुफ्तगू का कोई मजा नहीं आता। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी जुनैद गुल साहब के साथ। मुख्तसर सी बहस थी, उसको 2 जुमलों में ही मुकम्मल करेंगे हम दोनों, इनको ही मौका दूंगा मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ लोगों की जो इसका बुनियादी जिम्मेदार मैं किसको ठहराता हूँ, मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ। फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के अंदर या फोर्ब्स 500 कंपनीज़ के अंदर पाकिस्तानी क्यों टॉप पे नहीं पहुँचे? आई वोंट लाइक टू गिव अ बैड एग्जाम्पल, बट देयर वॉज वंस ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वॉज वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड. I will also not refute the fact that there was a time when a few of our banks, I can't say couple, I'd say few of our banks were amongst the top performing banking companies throughout the world and amongst the top companies as well by virtue of wealth as well. लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको मेन चीज़ जो बता रहा हूँ वो बात ये है कि टू कीप पेस इन द वर्ल्ड, ये जो हम जाते हैं इसका मुरजुल इल्ज़ाम किसको ठहराता हूँ कि हम क्यों CEOs नहीं बन पा रहे ग्लोबल कंपनीज़ के। और अगर किसी को पता है तो प्लीज़ वो मैसेज करें बिजनेस प्लस को भी, उस पर सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि हमें पता लगे कौन है। आप ये कहें कि जी वो फ़लाँ हरबा अपनाते हैं, फ़लाँ हरबा अपनाते हैं, सर अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तानी तरक्की करने के लिए जो हरबे अपनाते हैं ना, मुझे नहीं कहना चाहिए। देखें सर, आप मशरिक़ वस्ता का आपका एक्सपीरियंस होगा, गोरा कहता है बाबू नोटू, जो नोटू कमा के देगा वो तरक्की करेगा, जो नोटू नहीं कमा के, मशरिक़ वस्ता की मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। मशरिक़ वस्ता के अंदर आप जाते हो, वहाँ का माहौल फ़र्क है, वो आपके बारे में क्या सोच फिक्र रखते हैं। अमेरिका जाओ, बरतानिया जाओ, यूरोप जाओ, वहाँ पे आप नोटू कमा के दोगे, मेरिट तरक्की करेगा, इसीलिए वो मुल्क आगे है और हम लोग पीछे हैं। बुरा लगे जिसको बुरा लगता है लगे, आज हम ग्लोबल इकोनॉमिक फुटप्रिंट बहुत छोटा है। मशरिक़ वस्ता इस लॉन्ग डिबेट सर, एक चीज़ रह गई इस सीरियल के ऊपर, इनका जो मोटो था ना फ्रॉम 1970 से, वो कहते हैं यस आई कैन, इसका फर्म का जो पंच लाइन जो होती है, आई थिंक वो ओबामा ने स्टील मिल से वो यस वी कैन जो था, वी हैड यस आई कैन इन 1970s, ये एक बड़ा ज़बरदस्त असासा था हमारा सर, ये इसको उन्होंने, खैर अफसोस है सर, वक्त के साथ साथ है ना, मैं आपको बताऊं हर चीज़ को वक्त के साथ साथ चलना है। हम लोग वक्त के साथ साथ नहीं चलते, एक चीज़ हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं सारी ज़िंदगी इसी को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाओ। हर चीज़ की एक लाइफ है, हर चीज़ की एक जिसे आप कहते हैं परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल इसको 1989 के अंदर ही अपग्रेड कर लेना चाहिए था। 1996 के अंदर इसको अपग्रेड कर लेना चाहिए था, जब मौके भी थे। और मैं आपको वैसे बताऊं कि 2004 में भी ऑन द कार्ड्स था कि इसको इम्प्रूव किया जाता, उसके बाद भी मौके आए, लेकिन वो कुछ डेंजरस ऐसी आपको पता है। 2004 की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2002 से 2008 तक या
2007 तक इट शोड प्रॉफिट्स। यार वो मुशर्रफ साहब के लिए सेहत की दुआ तो कर लो, स्टील मिल का जब भी नाम आता है मुझे मुशर्रफ साहब याद आ जाते हैं। era I think right 2002 से, yeah exactly 2002 I think से it was 2007 his era which it was his decision that you know brought him down. PIA and PSM both showed profits. सर ये चलते फिरते जो है ना ग्रेनेड को ठुड्डे मारने की आदत मेरे ख्याल ये उनको भी पड़ी हुई थी। अच्छी खासा उनका काम चल रहा था मुशर्रफ साहब का, प्रोग्राम ही देख रहे होंगे बेचारे, अभी तो बिल्कुल ही प्रोग्राम देखने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मैं आपकी सेहत का दुआ गो हूँ सर, ब्लेम मैं नहीं करता, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो ये आदमी कर सकता था ना ये उतनी नहीं कर सका, कर देता। ये जो मौका मिला, जो इसको इज्जत मिली दुनिया भर में, जो इज्जत मिली इसको दुनिया भर में, आप बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, मैं भी, लेकिन मैंने तो गाव ही नहीं दिता इन्हें तो मैं नहीं पूछता, लेकिन जो इज्जत इसको दुनिया, ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान को कहां से कहां लेके पहुंचा। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रोपोनेंट की जो बात है ना, देखिए दो अदवार पाकिस्तान में ऐसे आए, इसीलिए सपोर्टर नहीं बोला मैंने आपको, इसमें दो अदवार ऐसे आए पाकिस्तान में जिसमें कि तरक्की वाकई नजर आई, जो आप कहते हो ना हमेशा यार नजर आनी चाहिए। एक तो अयूब खान साहब का दौर था और एक इनका दौर था, तो आई थिंक इन्हीं दो अदवार को हम कह सकते हैं कि जैसे भी है। नहीं सर, नवाज शरीफ का पहला दौर जो था ना, इसने बहुत तरक्की की, लेकिन लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया, मेरे ख्याल से उसके बाद इन्होंने जो अब रवैया अपनाया ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहला दौर भी 99 वाला, 93 तीन अदवार है ना इनके, तो तीन अदवार हैं। पहला दौर तो इनका 90 में शुरू हुआ, 93 वाला जो था, किसकी 90 वाली, 90 किसकी बात कर रहे हो? 90 वाले की बात कर रहा हूँ, जब वो दूसरी हुकूमत गई थी। सर आई थिंक ये विजनरी आदमी था सर, मुझे एक बात विजनरी आदमी है, सर एक चीज विजनरी आदमी, देखें बुरा लगे सर, देखें एक बात है, इन्होंने बोला मैं बुलेट ट्रेन लगाऊंगा, देखें मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, विजन ये थी, इसे जो बात है वो है। I am one of the biggest critics of this government. मैं फिर भी बोलूंगा सर, I am one of the biggest critics. I am a very numbers and facts वाला बंदा सर, मैं वही बता रहा हूँ, numbers and facts। इन्होंने कहा मैं मोटरवे बनाऊंगा सर, आप मुझे ऑफ द एयर जो है ना मुझे बताइएगा। सर नहीं देखें, इंडिकेटर जरा बताइएगा सर। देखें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओपन स्काई पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ पहले दौर के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ, लेकिन जब उसकी परफॉर्मेंस ने यील्ड नहीं किया तो जाहिर बात है हर आदमी को बुरा लगेगा। उसने कोशिश की उस दौर के हिसाब से, मैं बता रहा हूं, एवरी आइडिया हैज अ टाइम, उस दौर के हिसाब से ये बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग। और मैं आज भी कहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, चाहे जितनी भी मैं तनकीद कर लूं गवर्नमेंट के ऊपर, और मुझे कोई मिलना नहीं, आपको पता है मैं तो बहुत ही सख्त बातें करता हूं, कड़वी इनके बारे में, लेकिन ये एक विजनरी आदमी, मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव करने का अगर किसी के अंदर जो है ना तप्पड़ है तो इसके अंदर है। मुशर्रफ को एक्सेलेंट मौका मिला कालाबाग डैम बनाने का, उसने इसको कंट्रोवर्सी का शिकार कर दिया। अब आप डिफेंड कर लें, कुछ कर लें, मैं नहीं मानता। मैं कुछ बोलूं? हाँ, अपने आप को उसने वर्दी में बिठाई रखा इतने से, लेकिन कालाबाग डैम उसने नहीं बनाया। मेरे मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या बना? मुशर्रफ एरा को मैं तो वी आर एट क्वाइट बिफोर मुशर्रफ दौर राइट नाउ। ही डिड अ गुड जॉब। 1990 से लेके अगर हम 1999 तक के 3 अदवार देखें ना सर, तो यकीन कीजिए कि मैं ये नहीं कि आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड इफ आई कैन, कि उसमें जो जब मैं देखता हूँ ना एक इंडिकेटर जब मैं देखता हूँ, तो चाहे वो ओपन स्काई पॉलिसी हो, चाहे वो लिबरलाइजेशन हो, चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हो, सर जी मेगा प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल से फ़ायदा किसको होता है यार? मतलब प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ यू स्माइलिंग, आई डोंट मीन दैट, व्हाट आई मीन इज कमीशन तो इस मुल्क में चलेगा, लेकिन विजन तो है ना। सर मैं कमीशन की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ही कुछ और कर रहा हूँ। अगर आप एक छोटे से स्ट्रेच की एक वो लगा रहे हैं क्या, मेट्रो बस, जैसे सिर्फ 2 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है। पहले तो बुलेट ट्रेन लगा रहा था ना। सर बुलेट ट्रेन का हमारा मुल्क को मतलब वी डोंट नीड बुलेट ट्रेन, वी नीड एजुकेशन, वी नीड हेल्थ। और सर वो किधर गया? आप मेगा प्रोजेक्ट लगाए चले जाओ यार प्लीज, ऐसी इस पे तो मुझे टच ही नहीं करना यार। दिस इज द रॉन्ग प्रायोरिटीज एंड द रॉन्ग आपके लिए विजन। डेनिश स्कूल बनाया हमने तालीम हासिल करने के लिए। खुदालू बनो सर प्लीज। डेनिश तो है। अच्छा अगेन लेट मी से इट अगेन, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, मैं सिर्फ इख्तिलाफ है, तकलीफ मुझे ये है कि जब कोई हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, और जिस तरह नुकसान पहुंच रहा है ना सर, विद नंबर्स आई कैन प्रूव इट। एंड मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि समबडी वांट्स टू, नहीं मैं पिछले दौर की बात कर रहा हूं सर, मैं उसकी बात कर लिया, आई कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। सर ओपन स्काईज पॉलिसी जब हुई थी ना, तो उसके बाद देखो जब कोई पॉलिसी आप अपनाते हैं ना, तो उसका इकोनॉमिक एंगल भी होता है, एंड यू डू इट इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे। ट्रांसपेरेंसी तीनों अदवार में नजर ही नहीं आई हमको। सर फॉरेन एक्सचेंज का फ्री फ्लो शुरू हुआ आपके यहाँ, डॉलराइज हुई, फिर फ्रीज भी हुआ। वो मैं दूसरे दौर की बात नहीं कर रहा ना सर, पहले दौर की बात कर रहा हूँ ना सर। यहाँ पर सर थोड़ी खबरें पढ़ लूँ प्लीज। नहीं सर भी इसमें मुझे भी हाँ आपके ज़हन में होगा ये, हाँ आप पहले पढ़ लें, मैं कारोबारी खबर में। 2 बड़ी इंटरनेशनल खबरें जबरदस्त। एक तो ये कि हाई रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी फॉर 1/3 ऑफ ऑयल फर्म्स। ये डेलॉयट जो कंपनी है उसका ये एनालिसिस है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल कंपनीज हैव अ मेजर रिस्क ऑफ गेटिंग इनटू बैंक्रप्सी बिकॉज ऑफ दिस लो ऑयल prices, and they will have a major issue with the cash access and ability to cut debt. And this research is based on a survey of 500 publicly traded oil companies in the world.
उसके बाद इन्होंने ये खबर दी, तो विच आई थिंक अगेन इज़ अ वेरी अलार्मिंग न्यूज़। ईरान as usual is still in news, और वो रहेगा, मतलब I think Iran is going to be very much in news in terms of lots of things, but especially oil. अभी जो रशिया और सऊदी अरेबिया ने एक sort of agreement किया था कि हम लोग जो है we'll cut down the, not the cut down, but we'll stay at the levels of January oil production. मगर ईरान बोलता है, फिर जब ये उन्होंने अग्री कर लिया, उन्होंने कहा था हम कर लेंगे अगर बाकी ओपेक कंट्रीज जो है वो अग्री करें। तो कुवैत, वेनेजुएला, UAE, they agreed to it. एंड देन दे वेंट टू ईरान कि जी आप, हम तो ये करने में राजी, आप बताएं। ईरान ने बोला भैया मतलब व्हाई शुड वी सफ़र, हम लोग पहले सैंक्शंस में थे, अब आप बोल रहे हो अपनी ऑयल सप्लाई भी कम कर दे, दिस इज़ नॉट ऑन, सो दे आर नॉट अग्रीइंग टू इट। उनकी जो मेजर इसकी वजह है वो ये कहते हैं कि हम तो पहले दुनिया को 2.5 से 2 बिलियन बैरल्स पर डे सप्लाई कर रहे थे, अब हम 1 बिलियन बैरल्स पर डे तो एटलीस्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मज़े की बात है कि 1 बिलियन बैरल पर डे का ऑलरेडी सरप्लस है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में एक लट आया। उसके बाद 1 बिलियन ये भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो आई थिंक दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन फॉर दिस अग्रीमेंट ऑन ऑयल प्रोडक्शन। अच्छा, येस्टरडे मैं गरगाश साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग को इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो UAE और हिंदुस्तान की न्यू फाउंड रिलेशनशिप के मुतालिक बात कर रहे थे। बात यह कि जिस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि कभी कभार कुछ डिसीजंस, जुनैद साहब, बात यह है कि हम अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं, लेकिन उनकी इम्प्लिकेशंस डिज़ास्ट्रस होती हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करने की कोशिश की है, स्पेशली टुवर्ड्स GCC कंट्रीज़ ड्यूरिंग द यमन क्राइसिस, जिसकी अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही, माइंड यू इट वाज बिकॉज ऑफ यमन दैट दे वर आस्किंग अस टू बिकम पार्ट ऑफ द। देखें, बात यह कि हमारे लोग कहते हैं कि लॉजिकली करेक्ट था या नहीं था, बट विल दे लाइक टू सी बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोइंग इन फ्रॉम GCC इनटू इंडिया? देखें, अभी जज्बाती बात नहीं मैं करूंगा। देखें जुनैद गुल साहब, इंटरेस्ट अपने मुल्क का देखना होता है ना कभी कभार, तो इंसान को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो अवाम में नापसंदीदा होते हैं। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि आपको पहले बुरा लग रहा था कि हम उनसे पींगे बढ़ाएं, यानी उनसे ताल्लुकात बढ़ाकर उसका हिस्सा बने, लेकिन आज जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, खासतौर पे ऑयल के रेफरेंस से इकोनॉमिक कोऑपरेशन UAE की बढ़ेगी इंडिया के साथ, एंड UAE इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द GCC, लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट इट, एंड अमंग देम ऑब्वियसली अबू ज़ेबी इज द रिचेस्ट ऑफ द एमिरेट्स। हमारे लोग वाकिफ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दुबई जाते हैं, पैसा अबू धाबी में, हाँ दुबई जाते हैं, वहाँ पे तो कारवान वगैरह के अंदर घूमते हैं। हमारे लोग ज्यादातर सर ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में पाए जाते हैं दुबई के अंदर, पता नहीं क्यों, इसकी क्या वजह है, मासूम है ना बेचारों को, पता नहीं, लिफ्ट से डर लगता है। अब यार सारे राज बता दूं इस, फिर आप कहते हो यार हम लोग वो करते नहीं है, यार हम लोग वो करते हैं, अल्लाह माफ करे, कि अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। जहाज के अंदर चढ़ते ही फॉरेन एयरलाइन की हम जिस चीज का मुतालबा करते हैं ना, अंग्रेज परेशान हो जाता है कि यार अभी तो सफर भी शुरू नहीं हुआ, इन्होंने पहले से ही मांग ली। एयर होस्टेसें परेशान हो जाती हैं। एक एयर होस्टेस ने एक दफ़ा जो जिस किस्म के मशरूबात हमारे लोग डिमांड करते हैं, एयर होस्टेस ने कहा कि हम पाकिस्तान में उतरेंगे तो तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, तुम्हारे मुल्क के अंदर इसकी इजाज़त नहीं, तुम बार बार इसको मांग रहे हो, चुप हो जाएं, छोड़ें, ये अज़फ कर दें। लोगों को क्या पता मैं जूस की बात कर रहा हूँ सर, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तोबा तोबा, हम वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सर। आधा मुल्क 2 लख्त हो गया हमारा मुल्क सर, आज मेरा दिल रोता है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट आपसे ज़्यादा है, और हम कहते थे तुम यहाँ हम वहाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे पर बोझ है। बांग्लादेश हमारे पर बोझ था, आज उसकी एक्सपोर्ट आपसे ज्यादा अच्छी है। आप टके टके की रेफरेंस दिया करते थे, टका इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स की छोटी सी बात करूंगा, उर्दू की कहावत थी टके टके का। आज मुझे बताओ, टका जब आपके करेंसी से बीच में स्ट्रांग हुआ तो फिर क्या जवाब था आपके पास, क्या जवाब था? आपने तो कहा वो इकोनॉमी में बोझ थे, उनके पास कुछ नहीं था, उनके यहाँ सैलाब आता है, उनका नुकसान होता है। आपने मैं नहीं कहूँगा, मैं रेफरेंस उस निज़ाम को कह रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुतासिबाना रवैयों की वजह से मुल्क को आधा कर दिया। अगर वो हमारे साथ रहते तो क्या वो हमारी इकोनॉमी मैं ये नहीं कह रहा हमारी इकोनॉमी शूट नहीं करती सर, लेकिन द होल इशू इज दैट योर कंट्री वाज क्रिएटेड एज वन। इफ यू देयर एवरीथिंग डज नॉट गो, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगेन इट बॉइल्स डाउन टू गुड लीडरशिप। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ह्यूमन कैपिटल दैट वी हैव, इट जस्ट नीड्स टू बी डेवलप्ड प्रॉपर्ली। सर आज कोई सियासी अहम खबरें नहीं है सर ये, लेकिन सारी की सारी खबरें जो है, एक सर खबर बड़ी अहम और अफसोसनाक है, वो ये है कि अंकारा के अंदर आपको पता है तुर्की में ज्यादा दहशतगर्दी नहीं होती थी, काफी शुरू हो गई है, लेकिन अब इस तरह दहशतगर्दी का वाकया वहां पर पेश आया है। 28 किल्ड इन अंकारा कार बॉम्ब अटैक ऑन मिलिट्री। तो हमारे जो तुर्क बहन भाई हैं
और ख़ास तौर पे तुर्की के यहाँ पर सिफारतकार हैं, उनसे हम अफसोस का इजहार करते हैं। तुर्की हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है सर मुश्किल औकात के अंदर। सही बात। और यहाँ पर तुर्की की मईशत की भी बात करूँ, मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तुर्की बहुत सारे माशी मसाइल का शिकार था और गुर्बत पसमानगी बहुत ज़्यादा थी। अभी भी इनक्वालिटी का प्रॉब्लम है वहाँ पर, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उस खित्ते के अंदर उनकी माशी तरक्की बहुत ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ रेट को कंपेयर किया जाए पाकिस्तान का उनका, तो आपके सामने आ जाएगी तस्वीर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वो लोग कहते हैं ना कि साहब जन्नत है तो यहाँ है, यहाँ है। कश्मीर कोई गया, उसने कहा जन्नत है यहाँ है। सर मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़रा कुस्तुम तुनिया यानी इस्तांबुल ज़रा तशरीफ़ ले जाएं। एक दफ़ा शहर के वस्त में आपका जाने का इत्तेफाक हुआ है। बॉस्फोरस जो है, जब आप उसको देखते हैं तो उसके बाद आपको पता लगता है जिन्हें इस्तांबुल नहीं देखा और फिर जमिया नहीं बुरा लगे अच्छा लगे यार, दुनिया में लगता है सर। देखिए असल में बात ये नहीं करता सर, हुसन आप कहते हैं कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट जैसे लाहौर ने देखे वो जमिया देखिए मैं वो उसमें अच्छा लगता है। हुसन, मोहब्बत, अच्छाई, खूबसूरती और तरक्की दुनिया भर में हर जगह पर है। जब हम आइसोलेट कर देते हैं इलाकाइयत, सूबाइयत, लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, तो फिर हम तंग नज़र हो जाते हैं, हम मायोपिक हो जाते हैं। मेरे मुल्क के लोगों को दुनिया घूमने की ज़रूरत है। आपने देखा है, हमने देखा है, अच्छा लगता है। कराची रोशनियों का शहर है, तो हांगकांग क्या रेवड़िया मुरंडे बेचने वाला शहर है सर। जब हांगकांग के ऊपर से जहाज़ गुजरता है तो इतनी रोशनी होती है कि आसमान तक रोशन हो जाता है। रोशनियों का शहर सर, देखें ना, बागात का शहर सर, बागात का शहर है तो और फिर मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ, और नान छोले की रेडियां लगाएंगी एडिनबरा के अंदर, लंदन के अंदर जब आप बस में ट्रेवल करें ठंडी बस में। सर बात ये है कि हम अपनी सर दूसरों को जब खुद को ज्यादा दूसरों से हसीन कहें, जब सर ये कहते हैं ये एहसास कमतरी का निशानी होती है। हम लोग भाई अब तो पहले कभी रोशनी को शहर था, अब तो हम लोग काफी अंधेरों में चले सर गिलास गो जाएं, पता लगे खूबसूरती क्या होती है। बात यह है कि जब हम खुद को खूबसूरत कहना शुरू कर दें, तो मुझे याद आ गया कि एक बड़ी मशहूर कहानी थी स्नो वाइट की, आपको याद होगा। उसमें भी एक आईने से पूछा करती थी एक औरत, आगे चलो भाई, ये आगे चलो, आगे फंसो नहीं सर, मुझे खबर तो पढ़ने दो, फिर मैं फंस जाऊंगा। FBR लाइकली टू अनाउंस एमनेस्टी स्कीम फॉर मोबाइल फोन स्मगलर्स। और जनाब सदर में जश्न का ऐलान नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ। FBR लाइकली टू अनाउंस एमनेस्टी स्कीम फॉर मोबाइल फोन स्मगलर्स। द फेडरल ब्यूरो, तो अब तभी तो काफ़ी अरसे से देर से इंतजार कर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज लाइकली टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्मगलर्स टू गेट देयर स्मगल्ड मोबाइल हैंडसेट्स लीगलाइज्ड। तो यार सिर्फ स्मगलरों को ये मौका मिलेगा, शरीफ लोगों को इस मुल्क के अंदर कोई व्हाट इज द लाइक हाउ विल इट वर्क? ये फायदा होगा ना यार, मुल्क की मईशत को फायदा होगा। एक और एमनेस्टी स्कीम आ रही है। हाँ अच्छी बात। ये देखो मैं ये बता रहा हूँ ये एसेंशियलिटी ये है कि और हमें भी मौका मिले इंशाअल्लाह, मेरी ख्वाहिश यही होगी और हमारी तवक्को भी यही होगी कि दिस हैपन्स, कि ऐसे लोग जो कि टैक्स पेयर हैं या किसी मुश्किल की वजह से वो सही से फाइल नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी आसानियां सर। मैं इसमें बड़ा एक अच्छा थोड़ा सा, इफ यू हैव टाइम टू 1 मिनट आई विल टेक ऑन दिस टैक्स पेयर वाली चीज। ये जो एमनेस्टी स्कीम अगर अनाउंस करते हैं ना ये लोग, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, दुनिया भर में होती है। तो मैं उससे एग्री कर, मैं तो मगर उस पे एक जो एक मेजर इसका जो जरूरत है ना इसकी, वो ये है सर कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड एमनेस्टी स्कीम। अब जैसे 1% आप ले रहे हैं, इट्स नथिंग। 1% से वो डजंट मेक सेंस। दुनिया भर में जो एमनेस्टी स्कीम आती है 25-30% लेती है वो। मैं काफी मुल्कों के नाम गिनवा दूं आपको जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम इस तरह से अनाउंस की। नंबर 1। नंबर 2 जो उसका इंग्रेडिएंट होता है ना किसी एमनेस्टी स्कीम का, वो ये होता है सर कि आप उसको एक तो टाइम बाउंड कर दीजिए, 1 साल से ज्यादा ये नहीं होगी। आप ये ना रखें कि जब मेरे री-इलेक्शन का टाइम है जब तक मैं चलने दूं उसको। नंबर 1। नंबर 2 उसमें क्या होता है कि यू स्टार्ट वर्किंग विद द ट्रेडर्स। हमारे मुल्क का मसला क्या है कि हमारे मुल्क के लोगों को किताबें मेंटेन करनी नहीं आती हैं, ठीक है जी। दे डोंट नो हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। आप जब एमनेस्टी स्कीम 1 साल की दे रहे हैं, उसके बाद आप एक क्लियर उनसे साइन करवाएं। चलो दिस गेस्ट विल बी कमिंग टू मी इन द आफ्टरनून, सो आई विल ट्राई टू डिस्कस सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। उससे पूछिएगा कि आप एक क्लियरली साइन करवाएं उनसे कि जी आपको हम ये दे रहे हैं एमनेस्टी, बट विद इन दिस 1 ईयर यू विल हैव टू लर्न हाउ टू मेंटेन बुक्स, और आपको एक रोड मैप दिया जा रहा है कि आप विद इन 1 ईयर यहाँ तक अपनी किताबें में वंस देन दे मेंटेन बुक्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी वहाँ से स्टार्ट होती है। सिर्फ एमनेस्टी जैसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं। रफ एंड टफ सवाल आप अपने प्रोग्राम में पूछना। मैं तो जब मेहमान आते हैं, जब प्रोग्राम एंकर बन जाता हूँ तो ये सुबह वाला अंदाज भूल जाता हूँ। आपको बताया मैंने, सुबह वाला जो प्रोग्राम होता है ये बुजुर्ग की दुआ की वजह से कुछ इस तरह की चीजों की तरफ questions which are beneficial to the economy of Pakistan. Government mulls new law, mulls होता है लफ्ज़, mulls new law to discipline NAB.
यार ये बड़ी डिटेल है सर आखिर इसकी में ये जो मर्जी कर लें, ये जो मर्जी कर लें, ये नैब के पीछे पड़े, ये सुप्रीम कोर्ट से जो है ना ये चैलेंज इनका ये हो जाएगा सर। यहाँ पर मैं जुनैद गुल ये साहब इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी। जाते जाते कुछ चीज़ें, एक तो स्टॉक एक्सचेंज आखिर में कवर करना, वो आखिरी मिनट में कर लूँगा। आपसे बात हो रही थी मुल्क के तालीमी निज़ाम और मईशत का उसके साथ बराह रास्त ताल्लुक़। वो ममालिक जो कि अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर तवज्जो देते, जैसे कि आप बीच में बता रहे थे कि हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर हमने क्या किया। सर एजुकेशन सिर्फ जो है वो क्लासरूम के अंदर नहीं है, वो तरबियत एक ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल आपको बता रहा हूँ, जो पाकिस्तानियों का ग्लोबल प्रॉब्लम रहा है। हम लोगों के साथ जो आप बता रहे थे बॉन्डिंग नहीं करते। मैंने जब भी देखा है पाकिस्तानी यहाँ से अब्रॉड जाते हैं तो जाकर बंज रोड से डब्बे के डब्बे बनवा के साथ जाते हैं, ना बाहर किसी का खाना खाते हैं, ना किसी से बात करते हैं। जो बाहर से आता है उसका भी खाना नहीं खाते, उसको भी ज़बरदस्ती अपना खाना खिलाते हैं, बिला वजह की ज़िद्दें लगाते हैं, दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो उनके आइडियाज़ के और उनकी वैल्यूज़ के ऊपर कन्फर्म करें। ये मुमकिन नहीं होता। दुनिया भर में अगर आपने रहना है तो दुनिया के साथ साथ चलना है, सोसाइटी के साथ। कहते हैं ना जो पंजाब के अंदर पढ़े लिखे घरों के अंदर सोसाइटी मूव करने का तरीका आना चाहिए, सोसाइटी के साथ मूव करने का तरीका आना चाहिए। फिर ही आप जो ये बता रहे हैं बात 500 टॉप CEOs के अंदर आपके लोगों के नाम आना शुरू होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो गैर अखलाकी या वो चीज़ें आप करें कि जो आपके माशरती अक़दार के खिलाफ है। सर ये 500 टॉप कंट्री में CEO बनने के लिए सोशल बॉन्डिंग और सोसाइटी मूव करने का अलग चीज़ है सर। उसके लिए आपकी जो एक वो मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा, एक टॉप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो एक फॉरेन पॉलिसी है ना, इनिशिएटिव, एक फॉरेन मिनिस्टर तो बना दो यार। गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डाल देते हो? इतनी अच्छी फॉरेन मिनिस्टर बनाई थी हिना रब्बानी खर, इतनी प्यारी, उसकी जहाँ जाती थी वो उसकी कभी उसके कपड़ों की तारीफें हो रही थी, कभी उसके पर्स की तारीफें हो रही होती थी। आपको पता ही नहीं ये PR होती है सर। सीरियस नोट गवर्नमेंट पे डालना पड़ता सर कि ये काम हम नहीं कर सकते। I am on a very serious note. I am on a very serious note. When she went to India, all our media could talk about was her purse and the brand of her clothes, and Indian media was also doing the same thing. I am saying it on a serious note. I don't know what foreign policy in this country means if we make people like this who come back, who go on international media and say that the defense minister in Pakistan has no value. She went on media and she said this. I don't want to say it any further, वरना वो और एक चीज़ आ जाएगी ऊपर। पर आपको पता होगा इस बात का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, बातें बहुत सारी थी करने वाली, कभी कभार कुछ तल्ख बातें हो जाती हैं। हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और जनाब जुनैद गुल साहब, आपका भी शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। सोशल मीडिया पर मुतारिक आपके पैगामों के मुंतज़िर। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।